हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज अपना थर्ड लेक्चर चल रहा है ऑसिलेशन सीरीज़ का। इससे पहले हम 2 लेक्चर कर चुके हैं जिसमें हमने आपको बेसिक ऑसिलेशन बता दिया था। उसके बाद में हमने कुछ इक्वेशंस ऑफ ऑसिलेशंस को देख लिया था। आज हमारा थर्ड लेक्चर है। आपने दोनों लेक्चर देख के ही इस तीसरे लेक्चर को देख रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। बाकी अभी एग्ज़ाम्स आ चुके हैं तो बच्चों पढ़ना शुरू कर दीजिए। 11वीं क्लास मौज मौज में निकालनी नहीं है आप लोगों को। तो आज हम 3 टॉपिक के बारे में ज़्यादातर बात करेंगे। पहला टॉपिक हमारे पास रहने वाला है एनर्जी इन एसएचएम, कि जब कोई भी ऑसिलेशन हो रहा होता है, कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा होता है, तो इसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी एनर्जी पाई जाती है, इसके बारे में हम इसके अंदर बात करेंगे। सेकंड हमारे पास ग्राफ्स इन एसएचएम। सर ग्राफ के अंदर हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट आता है, वेलोसिटी आता है, एक्सेलरेशन, तो इसके अंदर इनके ग्राफ कैसे बनेंगे उसके बारे में बात करेंगे। ग्राफ्स के ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। थर्ड हमारे पास आएगा बच्चों इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हमारे पास है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, कि अगर हमारे पास कोई स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, वो एसएचएम कर रहा है, तो उसका टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे। और बच्चों सिर्फ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम नहीं, इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें जो भी एसएचएम कर रही होगी, हम सबका टाइम पीरियड निकालना सीखेंगे कि कैसे टाइम पीरियड उसका निकालते हैं। तो चलिए, आप सबका स्वागत है फिर से एक बार फिजिक्स मेड इजी पर, और अपने चैनल को बिना टाइम वेस्ट किए आगे शुरू करते हैं। चलो बच्चों, बात करते हैं एनर्जी इन एसएचएम। बच्चों एनर्जी की बात करने से पहले मैं आपसे थोड़ी सी बात कर लूँ कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया। अगर मैं बच्चों एसएचएम की बात करूँ तो कुछ इक्वेशंस हैं जो आपको याद होनी चाहिए, जिनमें से पहली एसएचएम के अंदर जो फोर्स लगती है बच्चों, दैट इज F इक्वल टू माइनस KX। याद है सबको, x क्या होता था? x हमारे पास होता था डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने एक ट्रिक के लिए बोला था आपको कि डिस्प्लेसमेंट को हमेशा कहाँ से मेजर करना है, मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट को हमेशा कहाँ से नापोगे? मीन पोजीशन से। ठीक है सर, ये इक्वेशन तो कर लेंगे याद। दूसरी आपको जो इक्वेशन याद रखनी है, दैट इज ऑफ वेलोसिटी। क्या होती है हमारे पास? ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सर यहाँ पे ये ए क्या है? ए को बच्चों हम बोलते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जो किसी एसएचएम के अंदर हो सकता है, या इसी को दूसरे नाम से जानते हैं जिसे क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। ठीक है, इतनी बात क्लियर। थर्ड हमारे पास फॉर्मूला आता है बच्चों एक्सेलरेशन का, जिसे क्या कहते हैं? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और यहीं से अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ओमेगा की वैल्यू भी बताई थी कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम, और अगर यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी हमारे पास? अंडर रूट के बाय एम। तो ये कुछ फॉर्मूले थे जो अपन ने प्रीवियस क्लास में सीखे थे। इसके अलावा जब हमने सेकेंड लेक्चर किया था तो हमारे पास एक्स टी, देखो ये रिलेशन किस में है? फोर्स डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड लेक्चर के अंदर हमने बात करी थी एक्स टी इक्वेशन, वी टी इक्वेशन एंड ए टी इक्वेशंस। वो भी देख लो क्या थी तीनों की तीनों। एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अगर यहाँ से वेलोसिटी की बात करूँ तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। अगर एक्सेलरेशन की बात करूँ माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये कुछ बातें हैं जो आपको एनर्जी पढ़ने से पहले पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता ये इक्वेशन कहाँ से आई है तो जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑसिलेशन में, उसमें SHM 01 एंड SHM 02 को जाके देखिए, तब जाके आप इस लेक्चर पे आइए, तब आपको इसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग मिलने वाली है। इतनी बात क्लियर बच्चों? चलो अब चलते हैं अपने SHM के अंदर। अपन एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों किसी भी SHM का, या स्प्रिंग ब्लॉक ले लेते हैं। मान लो बच्चों मेरे पास ये स्प्रिंग है, ये फिलहाल अपने मीन पोजीशन पे है। अगर बच्चों मैं इसको हल्की सी डिस्प्लेसमेंट करवाता हूं, या मैं इसको कुछ डिस्प्लेसमेंट देता हूं, तो ये बॉक्स पहुंच जाएगा यहां पे, और ये क्या करने लग जाएगा? लगातार एसएचएम करने लग जाएगा बच्चों। आपको पता है कि जब ये बॉक्स मूव करेगा, यानी इस बॉक्स के अंदर क्या आएगी बच्चों? मोशन। और जब जब किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन आई है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी का जन्म हो जाता है? दैट इज काइनेटिक एनर्जी। पहली बात तो क्लियर हो गई कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास क्या आ गई? काइनेटिक एनर्जी। दूसरी बात बच्चों, क्या इसने अपनी पोजीशन को चेंज किया है? और पोजीशन की वजह से आने वाली एनर्जी हमारे पास कौन सी होती है?
पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। यानी हम क्या देख रहे हैं बच्चों यहाँ से कि किसी भी एसएचएम के अंदर हमारे पास दो टाइप की एनर्जी होती है, एक हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, दूसरी हमारे पास कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। इतनी बात क्लियर? यानी इस दोनों के बारे में पढ़ाई करेंगे। हमें एक चीज़ और देखनी है बच्चों, क्या आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बताया है कि एक वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ये हमने वर्क एनर्जी पावर के अंदर देखा था वर्ड। इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास जो टोटल एनर्जी होती है पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, उसे ही क्या कहा जाता है? मैकेनिकल एनर्जी, या इसी को मैं बोल देता हूं क्या? टोटल एनर्जी। तो इन तीन एनर्जीज के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। चलें करें इसके बारे में बात। चलिए बात करते हैं सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी। ये एनर्जी आई क्यों है बच्चों? इट इज ड्यू टू मोशन। क्या आपको काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला पता है? काइनेटिक एनर्जी क्या कहती है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी कहती है हाफ mv²। इज दैट क्लियर? काइनेटिक एनर्जी क्या कहती है? हाफ mv²। सबसे बेसिक फॉर्मूला। सर एसएचएम के अंदर वेलोसिटी कितनी होती है? अभी अभी पढ़ के आए थे, ω√a² - x²। इस वैल्यू को उठाओ, यहाँ पे पुट करो, देन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m ω² और ब्रैकेट में क्या बन जाएगा बच्चों? a² - x²। इतनी बात क्लियर हो चुकी है हमारे पास कि हमारे वैसे ये बन गया। बच्चों आपको क्या याद, मैंने अभी बताया था कि ω² इज इक्वल टू k/m होता है। तो यहाँ k की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? mω²। क्या आपको इक्वेशन के अंदर कहीं mω² दिख रहा है? हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है। तो हम काइनेटिक एनर्जी को सीधा क्या लिख देंगे बच्चों? हाफ k a² - x²। बच्चों ये किसका फॉर्मूला आ चुका है हमारे पास? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ k a² - x²। ये हमारे पास एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी, किसी भी बॉडी के अंदर जो एसएचएम कर रही हो। सर थोड़ा सा इसकी और बातें कर लेते हैं। मान लो मेरे पास एक पार्टिकल है, उसकी ये मीन पोजीशन है। आपको पता है मीन पोजीशन के ऊपर x इज इक्वल टू कितना होता है? 0। ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन, ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी उसकी कौन सी है? एक्सट्रीम पोजीशन। बच्चों अगर x इज इक्वल टू 0 होता है, हमें यहाँ पे पता है वेलोसिटी क्या आती है? मैक्सिमम। अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे बात करें तो x इज इक्वल टू +a, और इस साइड बात करें तो x इज इक्वल टू -a। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आती है अपने पास? 0। यहाँ भी वेलोसिटी कितनी आती है? 0। अब आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी आ ही मोशन की वजह से रही है, जब ये कुछ वेलोसिटी गेन कर रहा है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? हाफ mv²। हम देखते हैं बच्चों कि कहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हमें मैक्सिमम मिलेगी, हमें कहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम मिलेगी। वैसे आपको इससे देखने को भी मिल रहा है कि जहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, जहाँ पे वेलोसिटी मिनिमम वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम। तो हम बात कर लेते हैं सर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी होगी? तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी बच्चों? अगर मैं फॉर्मूला बताऊं काइनेटिक एनर्जी का तो हाफ k a² - x²। अगर मुझे मैक्सिमम चाहिए तो इस टर्म को क्या होना पड़ेगा? 1 होना पड़ेगा, और 1 होने के लिए बच्चों x को कितना होना पड़ेगा? 0। यानी कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होती है? x इज इक्वल टू 0 पे। और कितनी होती है वो? दैट इज हाफ k a²। इज दैट क्लियर? अगर बात करें सर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कितनी होती है, तो मिनिमम कहाँ होती है? ये एक्सट्रीम पोजीशन पे। फिर से फॉर्मूला लगा दो, हाफ k a² - x²। और अगर एक्सट्रीम की बात करनी है तो x की वैल्यू किसके इक्वल? a² - a² बच्चों 0। यानी काइनेटिक एनर्जी की एक्सट्रीम पर वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो आपने देखा काइनेटिक एनर्जी अपनी वैल्यू को मैक्सिमम कब ले जा सकती है? जब वो मीन पोजीशन से पार्टिकल गुजरे। और मैक्सिमम कितनी होगी? हाफ k a²। मिनिमम कब ले जा सकती है? जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे हो, और तब इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 0। इतनी बात क्लियर? ओके सर। सर अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाना चाहूँ या इसके कुछ सवाल करना चाहूँ तो कैसे होंगे? देखो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाना चाहोगे तो देखो यहाँ से मैं ग्राफ बना रहा हूँ किसका? काइनेटिक एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट।
यहाँ पे मान लेता हूँ डिस्प्लेसमेंट a, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट -a। आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है 0 पे, यहाँ पे मिनिमम, तो इस पे तो पॉइंट 0, यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी 0 और यहाँ पे क्या होगी मैक्सिमम, और मैक्सिमम कितनी होगी 12 ka²। इसका ग्राफ बच्चों हमारे पास कैसा बन के आएगा, एक पैराबोलिक ग्राफ ऐसे। ये कुछ हमारे पास ग्राफ बन के आ गया बच्चों किसका, काइनेटिक एनर्जी का। इतने बात क्लियर। बच्चों एक बात और है, काइनेटिक एनर्जी की एक दूसरी फॉर्म होती है जो आपको पता होना चाहिए। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12mv², और हमें पता है x = a sin ω_t + phi। अगर यहाँ से आप v निकालो बच्चों तो क्या आता था, a ω cos ω_t + phi। अगर v की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करूँ तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला बन जाता है 12m a² ω² cos² ω_t + phi। यहाँ पे देखो m ω² क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास 12 ka² cos² ω_t + phi। बच्चों अगर टाइम के रिलेशन में आपसे कभी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो ये हमारे पास क्या आता है, टाइम के रिलेशन में, या फिर xt vt की इक्वेशन में आपको काइनेटिक एनर्जी पूछ ले तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या बनता है, ये वाला। इतनी बातें नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गई बच्चों नोट इतनी बातें। चलिए इसका कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बच्चों 2022 के अंदर क्वेश्चन आया था, क्या पूछा था इसने, सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था। एट t = 0 पार्टिकल इज एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। बच्चों इसने घुमाने की कोशिश करी है, बट हमें पता है कि हम मीन पोजीशन को क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। यानी हम सिंपली लिख लेंगे कि जब टाइम 0 था तो पार्टिकल कहाँ पे था, x = 0 पर। तो आपको ग्राफ बनाना है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम का। बच्चों देखो t = 0 पर ये मीन पोजीशन पर है, और मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख दूं यहाँ पे, क्या होता है 12 ka² - x²। बच्चों अगर x की वैल्यू 0 हो गई तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आती थी 12 ka²। पहला ग्राफ देखो, जब टाइम 0 तो ये ग्राफ दे रखा है काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी। तो स्टार्टिंग में देखो बच्चों इस ग्राफ के अंदर जब टाइम 0 है तो काइनेटिक एनर्जी भी कितनी देर की है, 0। ये ग्राफ तो हो गया गलत। दूसरा देखो ये भी गलत हो गया, क्यों, इसमें काइनेटिक एनर्जी जब टाइम 0 है मैक्सिमम होनी चाहिए, बट कितनी देर की है, 0। हमें ये दोनों ग्राफ चेक करने हैं। बच्चों जब टाइम 0 था काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, बिल्कुल सही बात। जब टाइम t/4 हुआ यानी जब वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 0। फिर वापस से मैक्सिमम, फिर 0, फिर मैक्सिमम। ये ग्राफ सही हो सकता है। दूसरा बच्चों यहाँ पे देखो ये डायरेक्टली 0 से t/2 पे, डायरेक्टली कहाँ से आया है, 0 से t/2। देख लो मैं आपको एक बार बता दूं, मीन पोजीशन पे था ये जब टाइम = 0। जब ये t/4 पर गया बच्चों तो ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर है, और जब वापस टाइम t/2 हुआ तो ये वापस अपनी मीन पोजीशन पे, यानी t/2 पे इसे 0 नहीं होना था, t/2 पे इसे क्या होना था, मैक्सिमम होना था। यानी ये ग्राफ भी हमारा सही नहीं हो सकता, और हमारा ग्राफ कौन सा सही है बच्चों, ये वाला। क्लियर, आसान सा क्वेश्चन था, अगर आपको इक्वेशन आती थी आप इजीली कर सकते थे, ग्राफ से रिलेटेड था इसका। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। चलो पहले बात कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। बच्चों पोटेंशियल एनर्जी पहली बात आती किसकी वजह से है, ड्यू टू पोजीशन। यानी कोई भी पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज कर चुका है ओरिजिनल पोजीशन के हिसाब से, तो हमारे पास क्या आती है, पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी नाम की चीज़ फिजिक्स के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती। हमारे पास जो देखने को मिलता है वो हमारे पास है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है हमारे पास, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो आपको याद रखना था, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। ये भी मैं बता रहा हूँ किसके लिए, ये कंजर्वेटिव फोर्स। क्या स्प्रिंग फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होती है, बिल्कुल होती है। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, डेल्टा यू बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स।
तो इसका यूज़ करके हम निकालते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है। ध्यान से देखना बच्चों इधर कि कैसे निकाला जाएगा। मान लो मेरे पास एक पार्टिकल है जो कि SHM कर रहा है, ये इसकी मीन पोजीशन, ये इसकी मीन पोजीशन, ये पार्टिकल मान लो चलो कहीं यहाँ कहीं है, और ये किसकी तरफ जा रहा है, ये एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है, अपने एक्सट्रीम की तरफ। मान लो इसका यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट है ये कितना है x, और इसने हल्का सा और डिस्प्लेसमेंट किया कितना dx। मुझे यही पता करना है कि इसको हल्का सा डिस्प्लेसमेंट करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा। सोचो बच्चों, जब ये पार्टिकल इधर जा रहा होगा तो इसके ऊपर पीछे की तरफ एक फोर्स लग रही होगी, वो हमारे पास कितनी होती है kx। कई बच्चों के मन में सवाल, सर -kx क्यों नहीं लिखा? क्योंकि माइनस हमें बताता है कि इसका डायरेक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। तो वो मैंने आपको ग्राफ से शो कर दिया कि डायरेक्शन कहाँ लग रहा है, टुवर्ड्स द अपोजिट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है। अगर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है बच्चों तो वर्क डन भी कितना होगा, छोटा सा। कितना होगा बच्चों वर्क डन का फॉर्मूला, F(s) cos थीटा। फोर्स कितनी दे रखी है हमें, kx। डिस्प्लेसमेंट कितनी है, dx। दोनों के बीच में एंगल cos 180। तो यानी हमारे पास dw कितना आ गया, cos 180 की वैल्यू -1 माइनस kx dx। इतनी बात क्लियर। इसको पुट कर देते हैं अपने फॉर्मूला के अंदर। हमारा फॉर्मूला कहता था बच्चों, डेल्टा U फॉर कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स हमारे पास कितनी है, kx dx। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, इसको du लिख देते हैं, छोटा सा चेंज इन एनर्जी, duc। चलो duc मत लिखो, डेल्टा ही लिख दो अपने, क्या है डेल्टा uc। डेल्टा uc बच्चों कितना आया हमारे पास, देखना पार्टिकल किसी x डिस्प्लेसमेंट पर था और वो गया कहाँ तक, a तक। पार्टिकल कहाँ था, x डिस्प्लेसमेंट पे, और वो गया कहाँ पे, a तक। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या आने वाला है, यहाँ देख लेते हैं बच्चों। पार्टिकल मीन पोजीशन पर था और मीन पोजीशन से कहीं जा रहा है, यानी हम बोल देंगे यहाँ से 0 to x इंटीग्रेशन kx dx। तो आप बोलोगे डेल्टा uc इज इक्वल टू, k बाहर आ जाएगा बच्चों, x का इंटीग्रेशन x²/2 लिमिट 0 से x। क्या फॉर्मूला बन के आया, डेल्टा uc इज इक्वल टू kx²/2। तो ये बच्चों हमारे पास किसका फॉर्मूला होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, 1/2 kx²। अब सुनना, हमने लिमिट कहाँ से कहाँ तक ली थी, 0 से x तक, यानी पार्टिकल कहीं मीन पोजीशन थे वहाँ तक गया था। तो डेल्टा uc को मैं ये लिख दूँ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू kx²/2। बच्चों 90% ऑफ बुक्स के अंदर ये माना जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन कितनी होती है, 0। ऐसा माना जाएगा 99% केस के अंदर। बट अगर आपको कहीं पे ना दे तो कहीं पे आपको गिवन मिल जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी एट मीन इज इक्वल टू u0। तो दोनों केस की हम बात कर लेते हैं। 1% केस आपको ये मिलेगा, 99% ये मिलेगा। तो 99% के लिए आपको क्या करना है, ui को 0 कर देना है, और किसी भी पॉइंट पर x पॉइंट पर अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला आता है हमारे पास बच्चों, ½ kx²। कितना आता है हमारे पास, ½ kx²। अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 ना होके u0 है तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, -u0 लगा दोगे। उस टाइम पे हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा u इज इक्वल टू ½ kx² माइनस u0। बस, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं आएगा। वहाँ पे बस आपको वैल्यूज गिवन होंगी तो उनकी वैल्यू आप यहाँ पुट कर देना। वो अगर आपको गिवन नहीं है तो कितना मानोगे, u मीन हमारे पास कितना होता है, 0। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया बच्चों किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना है, ½ kx²। ओके सर हमने बात कर लेते हैं मैक्सिमम और मिनिमम की। बच्चों देखो, अगर मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कब होगा ये, जब x की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। और x की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे, यानी x इज इक्वल टू a। तो पोटेंशियल एनर्जी की जो मैक्सिमम वैल्यू आती है बच्चों, ये कितनी आती है हमारे पास, ½ kA²। ध्यान से देखो, क्या ये काइनेटिक एनर्जी की जितनी है, यानी किसी भी पार्टिकल के अंदर
और ये कब आया है, एक्सट्रीम पोजीशन पे, और एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक कितनी होती थी, 0। तो ये दोनों हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यूज आती हैं वो ज़्यादातर टाइम क्या आती हैं, सेम आती हैं। यू मिनिमम की बात करें बच्चों, यू मिनिमम कब होगा, मीन पोजीशन पे, जब x इज इक्वल टू 0, और यू मिनिमम की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 99% केस में तो आती है 0, एक आधे % में यू मिनिमम की वैल्यू आपको गिवन होती है, दैट इज यू नॉट। ये हमारे पास दोनों चीज़ें आ चुकी हैं। ओके, इनके ग्राफ्स की बात कर लेते हैं बच्चों। ग्राफ ऑफ एनर्जी, अगर मैं बच्चों ग्राफ बनाना चाहूँ, ध्यान से देखना, ये मैं ग्राफ बना रहा हूँ इधर, अब मैं दोनों का मिक्स करके बनाऊंगा। इस साइड मेरे पास आएगी बच्चों एनर्जी, दोनों आ जाएंगी पोटेंशियल और काइनेटिक, और इस साइड मेरे पास एम्पलीट्यूड प्लस ए और इस साइड माइनस ए। मैं दोनों का फॉर्मूला लिख देता हूँ साइड में। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बच्चों, हाफ के एक्स स्क्वायर। क्लियर इतनी बात। चलो, काइनेटिक एनर्जी का तो आपने बना लिया था, मैं एक बार फिर से बना दूं। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का कैसा मिलता था हमें, काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पे हमें 0 देखने को मिलती थी और यहाँ पे मैक्सिमम। बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का क्या कहना है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है अपने एक्सट्रीम के ऊपर, यानी जब वैल्यू माइनस ए होगी तभी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर, जब प्लस ए होगी तभी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर। यानी इसका ग्राफ हमें कैसा देखने को मिलना है बच्चों, इसका ग्राफ हमें कैसा देखने को मिलेगा, ऐसा। ये ग्राफ हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी का, ये ग्राफ है हमारे पास किसका, काइनेटिक एनर्जी का। क्या एक बात नोटिस कर रहे हो, जब काइनेटिक एनर्जी 0 तब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम तब काइनेटिक एनर्जी 0। यानी एक चीज बताओ, आपने अभी एक चीज देखी, क्या हमारी काइनेटिक एनर्जी ये वेरिएबल है, आप बोलोगे सर हाँ, ये एक्स के साथ वेरी कर रही है। क्या आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी वेरिएबल है, बिल्कुल सब वेरिएबल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपकी मैकेनिकल एनर्जी वेरिएबल है, आप बोलोगे नहीं सर ये क्या है, दिस इज कांस्टेंट। सर हमें कैसे पता चला, आपको पता है मैकेनिकल एनर्जी हम किसे कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इसे क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। दोनों को ऐड करके देखो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों को ऐड करो, हाफ के एक्स स्क्वायर से हाफ के स्क्वायर कैंसेल, और हमारे पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी आ गई बच्चों, हाफ के स्क्वायर। के इज अ कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, ए इज द एम्पलीट्यूड दैट इज आल्सो कांस्टेंट, तो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी बच्चों क्या आ जाती है, कांस्टेंट। यानी किसी भी एसएचएम के अंदर अगर हम बात करें तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी एक्स के साथ वेरी करती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी एक्स के साथ वेरी करती है, बट उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है दिस रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, हाफ के ए स्क्वायर। इज दैट क्लियर। दोनों कंडीशन पे करके देख सकते हो आप। अगर यहाँ पे निकालोगे बच्चों तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा, हाफ के ए स्क्वायर। यहाँ करोगे सेम आंसर, यहाँ करोगे सेम आंसर। तो ये कुछ बातें हमारी एनर्जी के अंदर, ये हमारा किसका ग्राफ है, एनर्जी का। अब बच्चों, कई बच्चों के मन में सवाल कि सर आपने मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 ली है, बट आपने 1% केस ऐसा भी तो बताया था जिसमें यू मीन कुछ होता था, तो उसके अंदर भी क्या ग्राफ सेम बनेगा। देख लो बच्चों, अगर आपको ऐसी कंडीशन कभी मिल जाती है पेपर के अंदर, तो उसका ग्राफ देखो, काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पे जाके 0 होनी है, तो इसका ग्राफ तो हमारे पास यही बनेगा। इस बार अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बच्चों मिनिमम यहाँ पे इस बार क्या आ गया, दिस डिस्टेंस इज यू नॉट, यानी ये एक्सिस को टच करने की बजाय थोड़ा ऊपर से निकल जाएगा, जाके हमारी इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो कुछ फिक्स गिवन हमारे पास आ जाती है। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। दोनों ग्राफ, अगर 90% केस है आपके पास, जब आपको u एट मीन पोजीशन 0 दे रखी है तब ये ग्राफ, अगर आपको कुछ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम दे रखी है तब हमारे पास कौन सा ग्राफ बनेगा, ये वाला। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए इसे।
लिख लिया बच्चों? वीडियो को पॉज करके नोट किया करिए आप। चलिए इसका एक सवाल आया हुआ है, देख लेते हैं क्या कह रहा है सवाल। अज्यूमिंग यू नॉट इक्वल टू जीरो, इस बार आपको बता दिया है क्वेश्चन के अंदर पहले से कि पोटेंशियल एनर्जी आपको मीन पोजीशन पे कितनी माननी है, जीरो। अगर क्वेश्चन के अंदर नहीं भी गिवन तो भी आपको मान लेना है कि पोटेंशियल एनर्जी मीन पे कितनी होती है, जीरो। ओके, फाइंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ मास 2 kg। आपको क्या निकालना है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालनी है। पहली बात, टोटल मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ के आए हो आप, क्या होता है? हाफ के ए स्क्वायर। सर ये तो बहुत आसान है, चलो देखते हैं। आपको कुछ इक्वेशन दे रखी है। पहली बात बच्चों, ये फॉर्मूला मैं साइड में लिख लेता हूँ, हाफ के ए स्क्वायर। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को कंपेयर करना है अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी? x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। ध्यान से देखो, a की जगह कितना है? 2, यानी हमें a की वैल्यू मिल गई बच्चों 2। ओमेगा की वैल्यू कितनी मिल गई हमें? पाई बाय 4। फाई की वैल्यू हमें कितनी मिल गई बच्चों? पाई बाय 4। फॉर्मूला में पुट कर दें। फॉर्मूला कहता है हमारे पास हाफ के ए स्क्वायर। सर के की वैल्यू तो आई नहीं, के की वैल्यू आई नहीं, बट इक्वेशन में यूज़ कर रहे हो आप लोग, के किसके इक्वल होता है? एम ओमेगा स्क्वायर। तो हम यहाँ से के की वैल्यू कितनी पुट करेंगे बच्चों? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो हमारे पास फॉर्मूला कितना बन के आ गया? हाफ, मास कितना दे रखा है? 2 kg, ओमेगा कितना दे रखा है बच्चों? पाई बाय 4। ये कितना बन जाएगा? पाई स्क्वायर बाय 16। ए की वैल्यू है कितनी? 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया बच्चों? टोटल मैकेनिकल एनर्जी दैट इज पाई स्क्वायर अपॉन 4 जूल्स। ये आपके पास क्या मिल गया? टोटल मैकेनिकल एनर्जी। इजी सा सवाल था। बढ़े अगले सवाल की तरफ। बच्चों अगला सवाल है, खुद से ट्राई करने की कोशिश करें, वीडियो को पॉज करें, 2 मिनट सोचे क्वेश्चन को। मुझे तो आता है, मैं इसे करके चला जाऊंगा, बट आप वीडियो को पॉज करें, एक ऑप्शन मैच करने की कोशिश करें, ए बी सी डी में से। कर लिया? चलो क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखो। आपको एक पार्टिकल दे रखा है जो कि एसएचएम कर रहा है। जब ये पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो इसकी आपको इक्वेशन दे रखी है x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। अगर आपने लेक्चर 1 लेक्चर 2 देखा है तो आपको पता है ये किसकी इक्वेशन है? x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। यानी हमारा जो पार्टिकल है ये एक्सट्रीम से मोशन कर रहा है, और कौन से एक्सट्रीम से? राइट वाले से। और किसकी तरफ जा रहा है? मीन की तरफ। ठीक है सर, अब हमें ग्राफ बनाना है इसका, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम। बच्चों जब टाइम इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू किसके इक्वल है? a। किसका ग्राफ बनाना है? पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ क्या होता है बच्चों? इक्वेशन हाफ के एक्स स्क्वायर। और आप बोलोगे सर t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू a है, यानी कि जब t इज इक्वल टू 0 होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बच्चों? हाफ के a स्क्वायर, यानी कि मैक्सिमम। तो देखो पहला ग्राफ हमें दे रखा है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम का, दूसरा हमें दे रखा है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का। तो क्या करेंगे? पहले टाइम देखो, जब टाइम 0 था तब पार्टिकल के पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि हमारा कौन सा ग्राफ सही है? पहले वाला, यानी एक ऑप्शन तो सही हो गया, फर्स्ट वाला। अगले ग्राफ में देखो, अगला ग्राफ हमें दे रखा है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स। ये तो अपन अभी पढ़ के आए हैं कि जब एक्स की वैल्यू मैक्सिमम होती है तब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, यानी कौन सा सही है? फोर्थ। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चों? पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा है, 1 और 4। क्लियर इतनी सी बात? ऐसे क्वेश्चन आपको ग्राफ के अंदर देखने को मिलेंगे। अगला टॉपिक क्या है बच्चों हमारे पास? ग्राफ्स इन एसएचएम। पहले हम 2-3 ग्राफ करेंगे बेसिक से कि कैसे होते हैं हमारे पास, फिर हम इसकी एक ट्रिक देख लेंगे, उस ट्रिक से आपको कैसा भी क्वेश्चन मिले आप उसे सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं ग्राफ इन एसएचएम बच्चों। चलो हम जनरली बात कर लेते हैं। पहले हम बनाते हैं बच्चों एक्सटी ग्राफ, और एक्सटी ग्राफ भी अलग अलग होते हैं। मान लो पार्टिकल कहाँ से मोशन शुरू कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। हम एक्सटी ग्राफ बनाते हैं जब पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पर x इज इक्वल टू 0, यानी कि मीन पोजीशन पर है, और ये कहाँ मोशन कर रहा है? पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर। किसके अंदर मोशन कर रहा है ये? पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर। आपको इस बात की इक्वेशन पता है? अगर पार्टिकल मीन पोजीशन पे है और पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो उसके लिए हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या आती है? x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t।
आपको पता है बच्चों, अगर आपको एक ग्राफ बनाना है तो कम से कम एक ऑसिलेशन चाहिए। एक ऑसिलेशन के लिए हमें कौन कौन सा टाइम चाहिए वो देखिए। मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ कि टाइम की वैल्यूज़ में क्या क्या लूँगा और मेरे पास x की वैल्यूज़ क्या क्या आने वाली हैं। पहले टाइम की वैल्यू ले लेते हैं बच्चों। जब टाइम था t इज इक्वल टू 0, फिर टाइम कितना होगा बच्चों t/4। अगला टाइम कितना होगा t इज इक्वल टू t/2। अगला टाइम कितना होगा t इज इक्वल टू 3t/4 और लास्ट में टाइम पीरियड कितना हो जाएगा कैपिटल T के इक्वल। चलिए बच्चों, इसको थोड़ा सा इवेलुएट कर लो पहले फॉर्मूला को, जाकि आपको कैलकुलेशन करने में इजी रहे। अगर मेरे पास बच्चों x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t है, तो क्या मैं ओमेगा को लिख सकता हूँ 2π/t इंटू में t। आपके पास ये फॉर्मूला बन गया। सबके अंदर वैल्यूज पुट करते जाना है बच्चों। अगर मैं पहले वाले के अंदर t की वैल्यू 0 पुट करूँ तो क्या बनेगा x इज इक्वल टू a sin 0 और sin 0 की वैल्यू तो 0, यानी x की वैल्यू भी कितनी आ गई 0। क्लियर पहली बात। टाइम की वैल्यू t/4 पुट करो बच्चों, तो यहाँ आएगा x इज इक्वल टू a sin, ऊपर कितना है मेरे पास 2π/t और टाइम की वैल्यू कितनी है t/4। ये t से t कैंसिल आउट, 2 2 ज़ा 4, यानी हमारे पास मिल गया x इज इक्वल टू a sin π/2 और sin 90 की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास a। थर्ड केस है टाइम की वैल्यू t/t पुट कर दो, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूँ इसको। a sin 2π/t और टाइम की जगह कितना आ गया t/2, t से t कैंसिल आउट, पाई से पाई, यानी x इज इक्वल टू a sin पाई। और आपको पता है कि साइन n पाई पे कितना होता है 0, यानी इस कंडीशन के अंदर भी डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया x इज इक्वल टू 0। इन पॉइंट्स को नोट करते जाओ। इन पॉइंट की मदद से क्या बनाएंगे फिर ग्राफ। यहाँ पे टाइम की वैल्यू कितनी पुट करनी है 3t/4, तो ये बन गया x इज इक्वल टू a साइन, यहाँ पे बना 2π/t और ये बन गया 3t/4, t से t कैंसिल आउट, तो ये हमारे पास बच्चों x इज इक्वल टू a साइन 3π/2। 3π/2 कितना होता है बच्चों 270 डिग्री, और साइन 270 कितना है हमारे पास, साइन 270 हमारे पास होता है कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, जहाँ पे साइन हमारे पास क्या है नेगेटिव। इसकी वैल्यू कितनी आती है बच्चों x इज इक्वल टू -1, तो ये हमारे पास कितना आ गया -a। लास्ट केस है x इज इक्वल टू a साइन 2π/t इंटू में टाइम की वैल्यू t से t कटा, x इज इक्वल टू a साइन 2π कितना होता है 360, वापस अपना ऑसिलेशन पूरा करके आ गया, यानी यहाँ पे जाने के बाद डिस्प्लेसमेंट 0। तो आपको कितने पॉइंट्स मिल गए, सारे के सारे आपको पॉइंट मिल चुके हैं। चलिए इन्हें प्लॉट करते हैं ग्राफ के अंदर। चलो बनाते हैं ग्राफ। हमें टाइम क्या चाहिए, एक तो हम ग्राफ बना रहे हैं x वर्सेस t का, जब टाइम की वैल्यू 0 ये रही। दूसरी टाइम की वैल्यू कितनी है t/4, दूसरी टाइम की वैल्यू कितनी है t/2, अगली टाइम की वैल्यू 3t/4, अगली टाइम की वैल्यू t। अब देखते जाइए t के वैल्यूज पुट करने पर हमें x की कौन कौन सी वैल्यूज मिल रही हैं। जब टाइम 0 था बच्चों x की वैल्यू कितनी आई 0, ये मिला हमें पहला पॉइंट। जब टाइम की वैल्यू t/4, x की वैल्यू कितनी है मान लेते हैं, यहाँ पे क्या है a, ये हमारे पास क्या आ गया x। जब टाइम की वैल्यू t/2 हुई, x वापस से क्या हो गया 0। जब टाइम की वैल्यू 3t/4, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों -a, यहाँ पे हम मान लेते हैं -a, तो ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया। और जब टाइम t हुआ तो x की वैल्यू वापस से 0। सारे पॉइंट्स को मिलाया जाए तो हमारे पास ग्राफ किसका बन के आता है बच्चों साइन का। आपने मैथ्स के अंदर पढ़ रखा है ये ग्राफ किसका होता है साइन थीटा का, जो अपना 2π के बाद अपने आप को वापस से क्या करेगा रिपीट। और साइन का ग्राफ हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है ओरिजिन से। ये बात हमने कर ली बच्चों किसकी xt ग्राफ की। अब चलते हैं किसके अंदर, सेकंड ग्राफ हमारे पास कौन सा आता है। मैं 3 ग्राफ आपको एक्सप्लेन करूंगा पॉइंट्स ले लेके, उसके बाद हम डायरेक्ट ट्रिक से यूज करेंगे कि साइन का ग्राफ क्या आता है कॉस का क्या आता है, उसको सीधा अपनी इक्वेशंस के अंदर यूज कर लेंगे। हमारे पास अगली क्या है बच्चों vt ग्राफ, उसी कंडीशन के लिए। तो हमारे पास x कितना आया था a sin ओमेगा t, अगर यहाँ से v निकालोगे तो कितना आएगा a ओमेगा cos ओमेगा t।
फिर से वही टेबल बना लेते हैं। हमें चाहिए किसकी वैल्यू, टाइम की। अगर टाइम की वैल्यू 0 है तो क्या होगा, अगर टाइम की वैल्यू t/4 है तो क्या होगा, अगर टाइम की वैल्यू t/2 है तो क्या होगा, फिर से अगर टाइम की वैल्यू 3t/4 है तो क्या होगा, और लास्ट में जब पूरी ऑसिलेशन कर लेगा तब क्या होगा। हमें उनके लिए किसकी वैल्यू चाहिए, v की। देखो फॉर्मूला, इसको भी इवेल्युएट कर लो थोड़ा सा। v इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस, ओमेगा को क्या लिख दोगे फिर से, 2π/t इंटू में t। शुरू करते हैं पहले 0 से। बच्चों जब 0 पुट करोगे तो ये पूरी टर्म कितनी हो जाएगी, 0। यानी आप बोलोगे v इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस 0। इस केस के अंदर बच्चों हमारी v की वैल्यु कितनी आएगी, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो v हमारे पास कितना आ जाएगा, a ओमेगा। अगले केस के अंदर वैल्यू कितनी पुट करनी है, t/4, तो v इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस, यहाँ पे 2π/t और t की जगह कितना आ जाएगा, t/4। t से t कैंसिल आउट, π/2। बच्चों cos 90, v की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 0। अगली कंडीशन v इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस 2π/t और यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, t/2। ये कैंसिल, ये कैंसिल, यानी cos 180, cos 180 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, -1, तो v इज इक्वल टू हमारे पास आ गया -a ओमेगा। 3t/4 पे चलते हैं, v इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस, ये मेरे पास बनेगा बच्चों 2π/t इंटू 3t/4, कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, ये मेरे पास बन गया v इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस 3π/2, कॉस 3π/2 यानी कि 270 डिग्री, और यहाँ पे 270 पे भी कॉस कितना हो जाता है, 0, तो ये हमारे पास v की वैल्यू 0। फिर से t पे चलते हैं, t पे चलने के बाद बच्चों कितना आएगा, ये v इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस 2π, और cos 2π की वैल्यू कितनी, वापस से 1, तो v इज इक्वल टू फिर से कितना आ गया, a ओमेगा। इनको वापस से ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। इस पे ग्राफ हमारे पास कौन सा बनने वाला है, v वर्सेस t का ग्राफ। ये मैंने इस साइड ले ली वेलोसिटी बच्चों, इस साइड मैंने ले लिया टाइम। ऊपर ले लो मैक्सिमम कितनी होती थी, a ओमेगा, मिनिमम कितनी है हमारे पास, -a ओमेगा। जब टाइम हमारे पास 0 था, वेलोसिटी अपने मैक्सिमम पोजीशन के ऊपर, टाइम लिख लेते हैं यहाँ पे, t/4, t/2, 3t/4 और यहाँ पे कितना आ गया, t। जब t की वैल्यू 0, वेलोसिटी हमारे पास a ओमेगा, जब t/4 हुआ ये कितना आ गया, 0। इस पे मिनिमम, मिनिमम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम, बट दूसरी साइड में यहाँ पे 0 और यहाँ पे फिर से जाने के बाद मैक्सिमम। तो ग्राफ को जोड़ा जाए तो हमारे पास कैसा ग्राफ मिल रहा है, ध्यान से देखिए। ये ग्राफ बच्चों हमें किसका मिल रहा है, कॉस का। तो कॉस के अंदर क्या देखेंगे हम, कॉस के अंदर देखने को मिल रहा है ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पॉजिटिव से। तो इसके लिए आप एक ट्रिक लिख लीजिए बच्चों, कि अगर आपको कभी भी ग्राफ देखने को मिलता है साइन थीटा का, तो कैसा ग्राफ बनाएंगे, साइन थीटा का ग्राफ हमेशा कहाँ से शुरू होगा, ओरिजिन से। तो ये आपको किसका ग्राफ देखने को मिलेगा, साइन थीटा। अगर यहीं से आपसे पूछ लूँ माइनस साइन थीटा का क्या ग्राफ होगा, तो इस ग्राफ को बिल्कुल क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। यानी ये ग्राफ हमें कैसा देखने को मिलने वाला है, शुरू अभी भी ओरिजिन से होगा बट फ्रॉम नेगेटिव डायरेक्शन। दो बातें क्लियर हुई आपको कि साइन थीटा का और माइनस साइन थीटा का। अगर बच्चों कॉस की बात करें तो कॉस का ग्राफ हमेशा या तो ऊपर से शुरू होगा या नीचे से। तो अगर पॉजिटिव है तो ऊपर से शुरू कर दो, ये बन गया हमारे पास ये। अगर माइनस कॉस थीटा है तो ये शुरू तो कहाँ से होना है, मैक्सिमम से। तो इसको देख लो नीचे से, ये शुरू होगा यहाँ से और ग्राफ हमारे पास आएगा ये। अब आपको कोई भी ग्राफ दे दे, आपको बस क्या सोचना है, अगर आपके पास इक्वेशन है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो साइन के आगे जो भी लगा है ये आपकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज हो जाएंगी। और इसके बाद देखना है कि साइन है या कॉस, तो आपको उस टाइप से क्या बना देना है ग्राफ। एक क्वेश्चन देख लो इसका फटाफट से। आपको टाइम इज इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू दे रखी है +a, तो आपको पता है ये पार्टिकल कहाँ से मोशन कर रहा है, x इज इक्वल टू a से और इस तरफ आ रहा है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। अभी बताया आपको, इसके आगे जो भी लगा है वो क्या बन जाएगा, ग्राफ का एम्पलीट्यूड, यानी यहाँ पे +a यहाँ पे -a।
और कॉस का ग्राफ पॉजिटिव है तो कहां से शुरू होगा, ऊपर से। तो ये ग्राफ हमारे पास कैसे बनने वाला है, ये बन गया आपके पास इसका ग्राफ। अगला देखिए, t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन, यानी पार्टिकल मीन पोजीशन पे है और नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। इसकी इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी। इस बार ग्राफ किसका है, साइन का, यानी कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। तो क्या इसको ऊपर ले जाऊं, आगे क्या लगा है साइन नेगेटिव का, तो पहली बात एम्पलीट्यूड लगा दो, कितना, प्लस ए माइनस ए। अगर नेगेटिव में है तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका, उल्टा। ये हमारे पास किसका ग्राफ आ गया, x इज इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी। तो ये आपके लिए कुछ है। एक क्वेश्चन देख लो जेईई मेंस 2019 का, क्या कह रहा है, आपको कोई भी एक ग्राफ दे रखा है, आपसे पूछा है कि इसकी एक्सेलरेशन निकालो व्हेन t इज इक्वल टू 4/3 सेकेंड्स है। सोचो इसको, क्वेश्चन को कैसे होगा ये। पहली बात, आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है बच्चों, ग्राफ किसका है ये, साइन का। तो आप बिना सोचे समझे पहले तो क्या लिख दोगे, इसकी इक्वेशन क्या कहती है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। इतनी बात क्लियर आपको निकालनी है एक्सेलरेशन बच्चों। आप अगर v निकालना चाहते हो तो v किसके इक्वल होता है, dx अपॉन dt। डिफ्रेंशिएट कर दो, इसका क्या आएगा, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। लेकिन हमें v भी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है, dv अपॉन dt। इसका डिफ्रेंशिएट करोगे बच्चों तो आएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। यानी आपको एक्सेलरेशन निकालनी है बच्चों जब टाइम की वैल्यू कितनी है, 4/3। बच्चों इसके अंदर a पता है आपको, बिल्कुल पता है। a क्या होता है हमारे पास, एम्पलीट्यूड, यानी आपको a की वैल्यू दे रखी है 1 सेंटीमीटर। सर ओमेगा कैसे निकालें, ओमेगा होता है बच्चों हमारे पास 2π/t। और देखो ये ऑसिलेशन कब कंप्लीट कर रहा है, जब टाइम 8 सेकेंड है। तो आप बोलोगे ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 2π/8। कैंसिल आउट करेंगे तो ओमेगा कितना आ गया, π/4। सारी वैल्यूज उठा के इसके अंदर डाल दें फटाफट से। क्या कह रही है इक्वेशन, a इज इक्वल टू माइनस का साइन, a की वैल्यू 1, ओमेगा स्क्वायर यानी कि π² इंटू साइन के अंदर क्या आएगा बच्चों, साइन के अंदर हमारे पास आएगा ओमेगा यानी कि π/4, और t कितने पे निकालना है, 4/3। कैंसिल आउट। साइन π/3 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 32, यानी a की वैल्यू आ गई माइनस √3 π² 32। ये बच्चों हमारे पास किसकी वैल्यू आ चुकी है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये 2019 के अंदर जेईई मेंस के अंदर आया हुआ है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको ग्राफ को एनालाइज करना आना चाहिए। अगर आपको कोई भी इक्वेशन दूं तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा आपको वो भी आना चाहिए। और बाकी इतनी बात। आगे देखिए, आगे क्या है हमारे पास, आगे बच्चों ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये सुन लो एक बार, इंपॉर्टेंट बात है। अगर काइनेटिक एनर्जी का बच्चों मैं फॉर्मूला देखूं, अगर मैं फॉर्मूले से ग्राफ बनाऊं इसका, देखना टाइम के वर्सेस, तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी करके आए थे, हाफ mv² है और v की वैल्यू इसमें पुट करते थे तो हाफ ma² ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t। बच्चों इसी ग्राफ के अंदर आप दो बातें और सीख लें। आपको जो ये मैंने बहुत सारे आपको ग्राफ्स बताए थे ट्रिक के अंदर, इधर देखिए, हाँ इसी के अंदर आप दो ग्राफ और लिख लीजिए। कभी भी अगर आपको कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का ग्राफ बनाना हो तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का बच्चों ग्राफ कैसे बनेगा, ये हमारे पास कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का ग्राफ ऐसे बनने वाला है। माइनस हो तो ये नीचे की साइड बन जाएगा। अगर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का पूछे बच्चों ग्राफ, तो ये हमारे पास कैसे बनेगा, दैट इज लाइक दिस। तो ये दो ग्राफ भी आपको याद रखने हैं साथ साथ। ये सारे किसी कॉपी के पेज में लिख के इनको रख लीजिए, क्योंकि अगर आपको ये ग्राफ मुंह जुबानी याद होंगे तो आप क्वेश्चन करने में बार बार सोचोगे नहीं, पॉइंट्स पुट करके नहीं देखोगे। तो अपन चलते हैं अपने एनर्जी के ग्राफ्स के अंदर। ये हमारे पास फॉर्मूला है बच्चों, मैंने बोला था कॉस के आगे जो भी हो ये क्या बन जाता है, इसका एम्पलीट्यूड बन जाता है। तो बच्चों ध्यान से सुनना, इसका ग्राफ देखो हमारे पास कैसा बन रहा है। ये इसकी मैक्सिमम पोजीशन हाफ ma² ओमेगा a², या इसी को आप हाफ k² भी बोल सकते हो। तो इसका ग्राफ हमारे पास कैसा आएगा। अगर इसी का मैं पोटेंशियल एनर्जी का बनाऊं बच्चों ग्राफ, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कितनी होती है, हाफ ka², बट उसका ग्राफ हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, हाफ
एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी होती है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन का ग्राफ कैसे बनेगा? तो ये दो ग्राफ हैं बच्चों, एक तो है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम, एक हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम। तो हमने क्या देखा, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम जीरो जाती थी, कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, एनर्जी है, ये भी कभी नेगेटिव नहीं होती, तो इनका ग्राफ हमेशा कहाँ रहता है, पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर। तो इनका ग्राफ हमेशा कैसे बनता है, हमारे पास ऐसा हमें देखने को मिलता है। एक और बात बच्चों, ये देखो आपको दिख रहा है ये सिर्फ पॉजिटिव में नेगेटिव में नहीं जा रहा। कई बार सवाल उठता है कि अगर कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो उसके अंदर क्या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी एसएचएम करती है? आप बोलोगे हाँ सर, इसका फॉर्मूला होता है ए साइन ओमेगा टी, और ये तो एसएचएम का ही ग्राफ है, तो यानी ये क्या करती है, एसएचएम करती है। अगर वी का देखें तो वी भी क्या करती है बच्चों, वी की वैल्यू भी एसएचएम करती है, क्योंकि वी की वैल्यू पहले इंक्रीज होती है, फिर नेगेटिव में जाती है, फिर मीन पोजीशन पे, तो इसकी वैल्यू भी क्या करती है, एसएचएम। फॉर्मूले से भी देखें तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये भी किसका है, एसएचएम का। थर्ड, सर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या करती है, एसएचएम करती है, बिल्कुल करती है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। इसमें किसका ग्राफ आ रहा है, साइन का, तो ये भी क्या करती है, एसएचएम। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि क्या किसी एसएचएम के अंदर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू एसएचएम करती है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि इसका फॉर्मूला हमारे पास हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और कॉस स्क्वायर का ग्राफ हमारे पास एसएचएम नहीं करता। अगर बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो क्या ये एसएचएम करती है, नहीं सर, ये भी नहीं करती। इसका फॉर्मूला हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये एसएचएम का ग्राफ नहीं है। एसएचएम के ग्राफ सिर्फ कौन से होते हैं, साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी वाले, बस। अगर कहीं भी साइन स्क्वायर दिख जाए, कॉस स्क्वायर, वो वैल्यूज एसएचएम नहीं करेंगी। देखो मैं कहना क्या चाहता हूं यहां से, कि अगर आप किसी भी एसएचएम को करवा रहे हो तो उसमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चेंज होती है, तो उसकी वैल्यू जब चेंज हो रही है वो साइन के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, यानी वो खुद भी क्या कर रही है, एसएचएम कर रही है। वेलोसिटी की वैल्यू भी क्या कर रही है, एसएचएम कर रही है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू एसएचएम। बट काइनेटिक एनर्जी की सुना आपने, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू या तो मैक्सिमम या जीरो, या मैक्सिमम या जीरो। और एसएचएम क्या होता है, वो मीन पोजीशन के आगे और पीछे दोनों साइड जाना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी पीछे तो जा ही नहीं रही, वो तो जीरो टू मैक्सिमम। तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये चीजें हमारे पास एसएचएम नहीं करती। तो आज हमारा कवर हो चुका है बच्चों, ग्राफ्स इन एसएचएम और एनर्जी इन एसएचएम, ये दो बातें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे कि कैसे हम किसी भी पार्टिकल का टाइम पीरियड निकाल सकते हैं अगर वो एसएचएम कर रहा है। अगर कोई भी पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, उसका टाइम पीरियड निकालने का क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं। फिर हम देखेंगे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, कि अगर हम दो स्प्रिंग को जोड़ दें, एक स्प्रिंग को रखें, एक स्प्रिंग को एन पार्ट्स के अंदर कट कर दें, अगर मैं दो स्प्रिंग को कंबाइन कर दूं, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, तो उनके टाइम पीरियड में कैसे कैसे फर्क पड़ेगा, उसकी हम बात करेंगे। आज के लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। होप यू लाइक द लेक्चर। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू, तब तक पढ़ते रहिए और खुश रहिए।